Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एमआई एग्जाम जो आपका कल हुआ है 2025 का 10th ऑफ सितंबर को, उसके सेकंड शिफ्ट के वीडियो उसके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए सारे ही क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, कल मैंने चैनल पे एक पोस्ट किया था क्वेश्चन पेपर जिसमें सारे ही रेलवे एमआई एग्जाम के 10 सितंबर के शिफ्टों के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर से देख लेना। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि उसमें भी हमने आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड कराया है। सो गाइस बात करें रेलवे एमआई की, तो रेलवे एमआई यानी कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो एग्जाम होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आरआरबी का एग्जाम होता है। इसको कंडक्ट करवाने वाली बॉडी जो होती है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं नाम में ही है रेलवे, सो द कंडक्टिंग बॉडी इज आरआरबी, जो कि इसका ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, चीफ लॉ असिस्टेंट हो गया, कुक हो गया, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, इन सब पोस्ट के लिए अलग अलग जगहों पे वैकेंसीज निकालते हैं और उनको फिर भरे जाते हैं। ये जो एग्जाम है ये इस साल यू नो इनफैक्ट हर साल, आई वुड से नॉट ओनली इस साल, हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस एग्जाम को देते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स को एनालिसिस काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस लेकर आए हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है वो हम आपको बताएंगे, सेक्शन वाइज एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, गुड अटेम्प्ट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइज दिस इज द रीजन वाई आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो, ओवरऑल एग्जाम रिव्यू की अगर मैं बात करूँ ना गाइज, सो गाइज अगर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखोगे आप, इसकी जो सेकंड शिफ्ट रहा है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस प्रोवाइड कराया था, तब भी आपको बताया था जो फर्स्ट शिफ्ट भी था ना वो भी मॉडरेट लेवल का था, आप नहीं कह सकते कि इजी है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट से जितने भी हमारा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है उनके हिसाब से जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते तो इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का रहा है। जो जीए सेक्शन था वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहा है, रीजनिंग में थोड़ा सा इजी मॉडरेट आप कह सकते हो वो रहा है, मैथमेटिक्स थोड़ा अगेन टाइम टेकिंग था सेकंड शिफ्ट वालों के लिए भी, फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए तो था ही, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। और टेक्निकल सेक्शन जो था उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, अगर आप में वो नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, कंसेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं आपने कर रखा है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो आप फिर स्टक कर जाओगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स के ही फीडबैक के हिसाब से मैं आपको एक चीज और बता सकती हूँ गाइज, जितना हमने एनालिसिस करा है 80 टू 90, ठीक है 80 टू 90 अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो कि सेफ माने जा रहे हैं। ठीक है, सो 80 टू 80 टू 90 जो अटेम्प्ट्स हैं आपके ये सेफ अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस की। ठीक है, सेक्शन वाइज एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, विच इज योर जीए इन शॉर्ट। सो गाइज इसमें अगेन करंट अफेयर्स जो हो गए अप्रैल से लेके अगस्त के उनको फोकस किया गया है, तो जरूर से आगे आने वाले पेपरों के लिए वो पढ़ लेना। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इंडियन रेलवेज के रिलेटेड क्वेश्चंस कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका डिफिकल्टी लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट ही था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो गाइस अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, 2-3 क्वेश्चंस उसके हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टेबल बार ग्राफ हो गया। अगेन डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो भी इजी टू मॉडरेट रहा है, और आई वुड से मॉडरेट रहा है, इजी नहीं तो मॉडरेट तो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में गाइस सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये सब कुछ रहा है। डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा आप आसान कह सकते हो, बच्चों के हिसाब से इतना ज्यादा टफ नहीं था। टाइम टेकिंग जरूर था, थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के चीजें करनी थी, पर टफ नहीं था। इसके बाद गई जो प्रोफेशनल टेक्निकल सेक्शन है ना, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस आए हैं
जो पोस्ट वाइज रहा है आपका, जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफी का हो गया, लॉ का हो गया, ट्रांसलेटर का हो गया, कुक का हो गया, ठीक है, उसमें आपको मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, ठीक है। ये तो हो गया सेक्शन वाइज सारा सा डिस्कशन। इसके बाद मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और बताऊंगी आगे, वीडियो में बने रहो, जो कि आपको आगे आने वाले पेपरों में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। वो जरूर से देख लेना, ठीक है। आज के पेपर के क्वेश्चंस तो बताऊंगी ही आज, यानी कि 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। उसके साथ साथ आगे आने वाली शिफ्टों में कौन कौन सी चीजें कवर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो बने रहिएगा। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं। एक चीज गाइज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी जो मैं गुड अटेम्प्ट्स आई एम सो सॉरी, क्योंकि गाइज जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करा है उस पे आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के। तो पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स आपको क्लियर अप कर देती हूँ, उसके बाद हम सेकंड के डिस्कस कर लेंगे। तो अभी वी आर डिस्कसिंग द गुड अटेम्प्ट्स फॉर फर्स्ट शिफ्ट, जो कि कल 10 सितंबर का हुआ है आपका, जिसमें गाइस शिफ्ट वाइज अगेन अगर मैं एनालिसिस करके आपको बताती हूँ, तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो क्वेश्चंस थे 30 में से 20 से 23 क्वेश्चंस आप कह सकते हो गुड अटेम्प्ट्स हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इनसे रहे थे, इसीलिए ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था आपका स्कोरिंग सेक्शन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैथमेटिक्स से, अगेन जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो गाइस 18 से 21 जो है यहाँ पे आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे लेकिन डुएबल थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। रीजनिंग में गाइस 22 से 25 आप गुड अटेम्प्ट्स कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट माना जा रहा है। पजल्स थे, कोडिंग डिकोडिंग थे, स्कोरिंग था काफी ज्यादा। फिर है प्रोफेशनल टेक्निकल, जिसमें आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए थे, तो गाइस इसमें आपका 28 से 32 जो है वो गुड अटेम्प्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो। डिफिकल्टी मॉडरेट था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी, वो नहीं है तो यहाँ पे एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कैंडिडेट्स के लिए। सो गाइस टोटल गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं जनरल पोस्ट के लिए, ठीक है, तो 80 टू 90 आउट ऑफ 120 है ये आपका जनरल पोस्ट के लिए। और अगर एक्यूरेसी अगर आपकी 85 से लेके 90 तक है ना, इतने परसेंटेज की अगर आप एक्यूरेसी लेके चल रहे हो, तो ये जो रेंज है ये सेफ है क्वालिफाई करने के लिए, तो इतना ही सफिशिएंट है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट शिफ्ट। अब मैं बात करने वाली हूँ गाइस सेकंड शिफ्ट के लिए। सेकंड शिफ्ट के लिए गुड अटेम्प्ट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या सीन रहा है। सो गाइस सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में आपको चाहिए थी 20 से 23, मैथमेटिक्स में 18 से 21, रीजनिंग में 22 से 25 और टेक्निकल सेक्शन में 28 से 32। टोटल सेफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपके 80 से 90 हैं, ठीक है। ये है 10 सितंबर के पेपर के सेकंड शिफ्ट की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद अगर गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लें एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि अभी कहना मुश्किल है, अभी पेपर रह गए हैं, लेकिन अगर अभी तक के पेपरों के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है 72 से 78, ओबीसी के लिए 68 से लेके 73, एससी और एसटीज के लिए रहने वाला है 60 से 65, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे है, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे है, तो गाइस जो फाइनल कट ऑफ होगा वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मलाइजेशन और पोस्ट वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिर सारे ही पेपर होने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे एक अलग ही वीडियो में। अभी के लिए आप इतना तो मान के चलो, क्योंकि इतना अगर लेके चलोगे ना तो आप सेफ जोन में हो, यू कैन कंसिडर योर सेल्फ सेफ एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो साउंड से आया था, ठीक है, कि व्हाट साउंड इज इट इफ इट्स बिलो 20 हर्ट्ज। गाइस हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितना इंपॉर्टेंट होता है जब हम साउंड की बात करते हैं। तो गाइस अगर किसी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज की है, 20 हर्ट्ज की है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, क्या उसको बोलेंगे। तो गाइस 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है वो इंफ्रासाउंड कहलाता है, तो इंफ्रासाउंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंफ्रासाउंड बेसिकली होता क्या है, इंफ्रासाउंड जो होता है वो उन साउंड वेव्स को बोलते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। रेफर्स टू साउंड वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज, जो कि टिपिकली होते हैं आउटसाइड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ह्यूमन हियरिंग की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उससे बहुत ज्यादा बाहर होता है वो रेंज जो होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेस, दोनों से ही होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वेल्स हो गया, इंडस्ट्रियल टर्बाइंस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो गाइज अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको गिलफोर्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा गया था कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन गिलफोर्ड स्ट्रक्चर। गाइज गिलफोर्ड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना। सेल्स की अगर हम बात करें तो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर में टोटल 120 सेल्स होते हैं, सो 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था राजा राममोहन रॉय से कि जो राजा राममोहन रॉय थे बेसिकली वो किस चीज से रिलेटेड थे, उन्होंने किस चीज में कंट्रीब्यूशन अपने दिए थे, किस चीज के लिए जाने माने जाते थे, और कौन सी एक ऐसी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी कुछ अबॉलिश करने में। तो गाइज एक प्रथा थी जिसको हम सती प्रथा बोलते हैं, जो कि पुराने जमाने में तो बहुत ही ज्यादा की जाती थी। तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो सोशल रिफॉर्म्स में काफी ज्यादा जाने माने जाते थे, एंड उन्होंने अपने काफी ऐसे नोटेबल अचीवमेंट्स किए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती जो है वो टॉप मोस्ट था, क्योंकि उन्होंने उसको अबॉलिश करवाया था। जब उन्होंने देखा कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई है सिर्फ और सिर्फ सती के कारण, तो उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने राइटिंग्स में, पिटीशंस में, अपने जनरल में और हर जगह इस चीज के लिए आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद अंत में उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रथा को अबॉलिश करवा दिया। तो अबॉलिशन ऑफ सती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हु इज द फाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गाइस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से भी क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको पूछा गया था कि इसके इन्वेंटर कौन है, इसके फाउंडर कौन है। सो गाइस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो इन्वेंटर हैं वो है हार्वर्ड गार्डनर। सो हार्वर्ड गार्डनर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपको पूछा गया था कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23rd ऑफ जनवरी ईच ईयर। गाइस हर साल 23 जनवरी को हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम होता है पराक्रम दिवस। लेकिन इस पराक्रम दिवस को हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं, ये बेसिकली आपसे पूछा गया था। सो गाइस नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उस उन्हीं की जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं एज पराक्रम दिवस ऑन 23rd ऑफ जनवरी 2025। अब बात करें कि साल 2025 की 23 जनवरी को जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस मनाया गया है वो उनकी कौन सी इन नंबर्स कौन सी थी। तो गाइज इट मार्क्ड द 128th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, 128वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी साल 2025 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई है। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस की गाइस, तो वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने पेट्रियोटिज्म काफी दिखाया था और इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी काफी सारी चीजें करी थी, क्योंकि इन्हीं चीजों में कंट्रीब्यूट करने के बाद ही वाज नोन एज अ हीरो इन इंडिया। ठीक है, कि जिनके इतने सारे अटेम्प्ट्स थे जो ब्रिटिश रूल था उससे भी इंडिया को मुक्त करवा चुके थे, और वर्ल्ड वॉर द्वितीय के समय में भी उनका काफी ज्यादा नाम आया था, क्योंकि नाजी जर्मनी और इंपेरियल जापान ने एक ट्रबल्ड लेगेसी छोड़ दिया था इंडिया पे, जिसको हटाने में सुभाष चंद्र बोस ने काफी अपने कंट्रीब्यूशन दिए थे। गाइस 1942 की शुरुआत में जो नेताजी हैं उन्होंने सबसे पहले अप्लाई करा था बोस इन जर्मनी, एंड उसके बाद ही फिर वो शुरू हो गया था कि इंडिया में इंडियन सोल्जर्स जो हैं जिनको इंडीस लेन के नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है, और जो जर्मन हैं और इंडियन ऑफिशियल्स हैं, स्पेशल ब्यूरो जो है इंडिया का और बर्लिन में, तो उन सब चीजों में भी उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। इसके बाद जनवरी 23rd को गाइस जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, उसने ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको अलाउ किया है। सो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 23 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था कि वो हम बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन उसका नाम क्या देंगे, पराक्रम दिवस। ठीक है, तो पराक्रम दिवस इसीलिए उस दिन हर साल मनाया जाता है। और इन अ गजट नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री है वो ये भी क्लेम करती है कि जो डिसीजन है वो इसीलिए भी किया गया है जिससे कि हम ऑनर कर सके और रिमेंबर कर सके कि कैसा इनडोमिटेबल स्पिरिट उन्होंने दिखाया है, और जो सेल्फलेस सर्विसेज जो नेताजी ने प्रोवाइड करी है हमारे इंडिया नेशन के लिए, उसको हम ऑनर करें by celebrating this particular day as पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट इज सस्पेंशन। सो गाइस सस्पेंशन बेसिकली एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट अ लिक्विड या फिर गैस, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है,
ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये टिपिकली इतने ज्यादा होते हैं दैट दे आर लार्ज इनफ टू बी विजिबल, ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं और इवेंचुअली फिर वो सेटल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। इफ यू डू नॉट टच देम, इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो वो बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं। जो सॉलिड फेज होता है वो डाइल्यूट नहीं होता है लिक्विड मीडियम में, इसीलिए वो उसको एक डिस्टिंक्ट फॉर्म देता है सॉल्यूशंस से, जहां पे जो सॉल्यूट होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सस्पेंशन बोलते हैं। अगला आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से एक क्वेश्चन आया था कि गाइस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। तो गाइस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो एक ऐसा मोटिवेशनल थ्योरी है साइकोलॉजी का जो कि प्रपोज किया गया था इब्राहिम मैस्लो के द्वारा। एंड क्योंकि इब्राहिम मैस्लो के द्वारा उसको प्रपाउंड किया गया था, प्रपोज किया गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैस्लो थ्योरी। अब ये जो मैस्लो थ्योरी है ये ऑर्गेनाइज करती है ह्यूमन नीड्स को 5 अलग अलग लेवल में, ठीक है। हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है, राइट। तो वो सारी ही जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको 5 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट आप कह सकते हो वो किया है इब्राहिम मैस्लो ने, और जिसका नाम पड़ गया मैस्लो हायरार्की। जिसमें पहला लेवल है आपका फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है एस्टीम और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जिसको अगर हम देखें एक ग्राफ के तौर पे तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में दिखा रखा है। सबसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में आ गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर, जो कि होती है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। ये हम सब में, सब ह्यूमन नीड्स में ये डिजायर होती है। दूसरा आ गया ये हरे कलर में एस्टीम। एस्टीम में हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए होता है, सेल्फ एस्टीम चाहिए होता है, एक स्टेटस चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, किसी चीज को करने का स्ट्रेंथ हो गया या फ्रीडम हो गया, ये सारा चीज आपका एस्टीम हायरार्की में आता है। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग। तो गाइज लव एंड बिलोंगिंग में अगेन सारी फ्रेंडशिप चीजें हो गई, इंटीमेसी हो गया, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, बेसिकली वो सारा आपका लव एंड बिलोंगिंग में आता है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। गाइज सेफ्टी नीड्स में हर इंसान सेफ फील करना चाहता है, राइट। जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, रिसोर्सेज होते हैं, हेल्थ होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो सारा आपका सेफ्टी नीड्स में आ जाता है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल नीड। तो गाइस फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज्यादा है फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्योंकि ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, स्लीप हो गया, क्लोथिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वाई इसका जो पोर्शन है यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स यहाँ पर आ जाती है। सो गाइज इस मैस्लो के थ्योरी के हिसाब से मैस्लो बेसिकली क्या बताना चाह रहे थे, वो ये करना चाह रहे थे कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में अरेंज करना चाह रहे थे, जिसमें फिजियोलॉजिकल जैसे कि सर्वाइवल नीड्स जो होती है वो सबसे नीचे रखी है उन्होंने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और जो मोर क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो गया उसको उन्होंने सबसे टॉप पे रखा है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट मैस्लो थ्योरी इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये अगर आपको याद हो तो ये एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया था आपसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लेके। सो गाइस बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करने वाली हमारे इंडिया में 6 ऐसी स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जो कि हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करें बेसिकली बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है। सो गाइस एट प्रेजेंट 6 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। प्रीवियसली जो थी 7 स्टेट ऐसी थी, लेकिन क्योंकि जब से जम्मू और कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बना है तो तब से 6 स्टेट ऐसी हो गई हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वो होता क्या है। सो गाइस बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 हाउसेस को कंसिस्ट करता है। एक आपका मॉडर्न बाइकैमरल सिस्टम होता है जो कि अभी शुरू हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द 17th ऑफ सेंचुरी, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ था, एंड फिर लेटर इट आल्सो स्टार्टेड इन द 18th ऑफ सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप आल्सो, ठीक है।
ये जो 6 स्टेट्स है ना इंडिया की, जिनमें हमने बताया कि भाई ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, उसमें जो अपर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं गाइस, याद रखते जाना, साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ठीक है, अपर हाउस जो होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, यानी कि विधान परिषद। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि जो लोअर हाउस होता है, उसको हम बोलते हैं विधान सभा। ठीक है, अपर हो गया विधान परिषद, लोअर हो गया विधान सभा, दोनों ही चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि 1/3 मेंबर जो होते हैं, जिस 1/3 मेंबर ऑफ हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड इन एवरी 2 years, हर 2 साल में उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है अमंग द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इट सेल्फ, उन्हीं के बीच में। ठीक है, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो गए और म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, उनके द्वारा फिर उनको इलेक्ट किया जाता है। सो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड टू बाइकैमरल लेजिस्लेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इसके अलावा अनदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लो कि जो बाकी के 1/3 मेंबर्स हो गए जिनको इलेक्ट किया गया है बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग द पर्संस हु आर नॉट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉमिनेटेड 1/6 मेंबर्स फ्रॉम पर्संस हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस हो गया। ये सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें उनको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज, 1/12 ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय पर्संस हु आर ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years, या फिर वो एलिजिबल हो कि वो स्टैंड कर सकते हैं रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ये चीज आपको देख लेना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, जो बाकी के बचे हुए 1/12 मेंबर्स हो गए, दे आर इलेक्टेड बाय पर्संस एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 3 years इन टीचिंग, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो विद इन द स्टेट, नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये सब कुछ बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जरूर से पढ़ना और याद रखना। Next question guys, which is again important, which state has both legislative assembly और legislative council? guys अक्सर बहुत सारे candidates यहाँ पे आके confuse हो जाते हैं when it comes कि भाई legislative council का बात हो रहा है या legislative assembly का बात हो रहा है। तो guys दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं पर किसी एक चीज का फॉर्मेशन होता है, कहीं पर दोनों का ही फॉर्मुलेशन होता है। सो गाइज अगर हम बात करें कि दोनों ही कौन सी स्टेट में मौजूद हैं, तो गाइज कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पर दोनों ही हाउसेस होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जिसको हम अगेन बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया प्रीवियस क्वेश्चन में। कुल ऐसी 7 इंडियन स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है गाइस, 7 नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 6। यहाँ पर 7 इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर भी काउंट करा है, लेकिन गाइस जम्मू कश्मीर अब एक टेरिटरी में काउंट हो रहा है, तो उसको आप यहाँ स्टेट में नहीं करो, तो इसीलिए वो 6 हो जाएगा। इनमें नाम बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सब में ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जो कि मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ डिटेल्ड में। आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ रिपीटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर पियागे डेवलपमेंट स्टेजेस? पियागे के जो गाइस स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, उसमें टोटल 4 अलग अलग इस तरह की स्टेजेस होती हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट स्टेजेस कहलाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जिसमें गाइस सबसे पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका होता है बर्थ से लेके 2 साल तक। ठीक है, बर्थ से लेके 2 साल तक ऐसे चिल्ड्रन जो कि, ऐसे क्या, इनफैक्ट ऑल द चिल्ड्रन जो कि गाइस सेंसरी मोटर चीजें सीखते हैं, जैसे कि वो अपने सेंसेस को, अपने एक्शन से और अलग अलग चीजों से वो सीखते हैं, और उससे फिर वो की कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, उनको तब वो सीखते हैं 2 साल की उम्र तक। तो गाइस वो सेंसरी मोटर स्टेट में आता है।
अब गाइस सेंसरी मोटर के बात आती है कुछ प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब क्योंकि 0 से 2 साल की जो चीजें हैं वो सेंसरी मोटर में कवर हो गई है, उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपकी 2 साल से लेके 7 साल तक चलती है। 2 साल से लेके 7 साल तक बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को यूज करना सीखते हैं और सोचना, सिंबॉलिकली सोचना वो शुरू करते हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है दैट इज स्टिल इंट्यूटिव एंड ईगोसेंट्रिक। तो वो सारी चीजें होती हैं आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपका जो होता है वो 7 साल से लेके 11 साल तक के बीच में आता है। इस दौरान चिल्ड्रन क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली। इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिव था, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी विचारधारा जो भी होती है, जितना वो समझ पाते हैं उस एज ग्रुप में सिर्फ वही होता है। Now they have started thinking logically because they have concrete events, they have concrete understanding, they have concrete concept of conservation, and they have like organizing objects into categories। ये सारी ही चीजें क्योंकि वो सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो 7 से 11 साल को हम बोल देते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और अंत में फोर्थ स्टेज आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 साल और 12 साल से अबव होती है, जिसमें अडोलसेंस हो गए, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम एन अडोलसेंट। अडोलसेंट के पास इतना एबिलिटी होता है दैट दे हैव डेवलप्ड देयर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, रीजन लॉजिकली एंड यूज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसीलिए वो कहलाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सारी ही स्टेजेस जो है गाइज ये रिफ्लेक्ट करती हैं इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस जैसे ही जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं 0 साल से लेके 12 एंड अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड्स, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो उसके बारे में चीजें देख लो। तो गिलफोर्ड मॉडल जो होता है वो आपका इंटेलिजेंस डिफाइन करता है, जो कि 3 मेन डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें हर एक डायमेंशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोग्रेसिंग प्रोसेसिंग, एंड साथ में जब वो मिल जाते हैं तो दे फॉर्म द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, और ये सब कुछ मिलके ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट्स मिलके बनाते हैं गिलफोर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट गाइस, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है 10% से और नेक्स्ट ईयर फिर वो घट जाती है 20% से, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन अगर 5000 थी तो गाइस नई पॉपुलेशन क्या होगी 2 साल के बाद, तो जिसमें आंसर आपका होगा 4400। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको बता देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% इन 1 ईयर, जो कि अगेन एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो और उसके बाद फिर वो डिक्रीज कर रही है 20% से सेकेंड ईयर में, और अगर जो डिफरेंस है इनिशियल और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो टाउन है वो अगर जो डिफरेंस है वो 48,000 है, तो आपको बताना है कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी टाउन की। सो गाइस, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 400,000 होगी। 400,000 इज द इनिशियल पॉपुलेशन। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल पॉपुलेशन भी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हो गया, जो इंक्रीज है 10% का वो फॉलो हुआ है 20% डिक्रीज से, जिससे कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है। तो गाइज 1.1 इंटू 0.8 इंटू एक्स अगर आप कर दोगे तो यू विल गेट 0.88x, जो कि है प्रेजेंट पॉपुलेशन की वैल्यू। अगर आपको रिक्वायर्ड डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकल जाएगी x माइनस 0.88 x इज इक्वल्स टू 0.12x। ठीक है, अब 0.12x इज इक्वल्स टू 48,000 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400,000। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल? ओके, इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। सो गाइज, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा केडी जाधव। जो केडी जाधव हैं वो इंडिया के पहले ऐसे एथलीट हैं जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया से एक इंडिविजुअल मेडल जीता है ओलंपिक्स में। सो केडी जाधव इज द करेक्ट आंसर। जो जाधव हैं उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है रेसलिंग में एट द 1952 हेलेंस की ओलंपिक्स। इसके बाद इंडिया ने सबसे पहले एक टीम भेजी थी टू द समर ओलंपिक गेम्स इन 1920, वो भी चीज आपको ध्यान में रखना है। इंडिया गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1928, किसमें, फील्ड हॉकी में, जो कि एक टीम इवेंट होता है।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट द वेरी फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स इज अभिनव बिंद्रा। तो गाइज दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। केडी जाधव क्यों है? केडी जाधव वो फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से जिन्होंने एक इंडिविजुअल मेडल जीता है, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा ने वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में। दोनों में हल्का सा एक थिन लाइन जितना डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे तीन और इम्पोर्टेंट लोगों के नाम हैं, मिल्खा सिंह, पीटी उषा और कारनाम मलेश्वरी। तो ये तीनों के भी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखा रखे हैं और उनकी अचीवमेंट्स दिखा रखे हैं, जरूर से पढ़ लीजिएगा बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट गाइज, हु गेव मोटिवेशन थ्योरी इन साइकोलॉजी? तो गाइज इट इज विलियम जेम्स, जिन्होंने 1842 से 1910 तक एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, अर्ली रिसर्च जो कि उन्होंने की है मोटिवेशन में। तो मोटिवेशन थ्योरी जो दी गई है साइकोलॉजी की, वो विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है, एंड इसी के कारण उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का जनक भी माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से ही जानते हैं। जो जेम्स हैं, विलियम जेम्स, उन्होंने थ्योराइज्ड भी करा है दैट जो बिहेवियर होता है वो काफी नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं जो कि फिर सर्वाइवल एड करते हैं, उससे ड्रिवन होता है। सो विलियम जेम्स। अगला गाइज, द लाइन ऑफ कैंसन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? सो गाइज इसमें अगर आपको उड़ीसा ऑप्शन में गिवन है तो वो भी सही है, मेघालय गिवन है तो वो भी सही है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, वो इन दोनों ही स्टेट से पास नहीं होती है, ठीक है। इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बेसिकली पास करती है 8 स्टेट से, ठीक है, और वो डिवाइड करती है हमारी कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। अब वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के बाद क्या करती है, वो ब्रॉडली इन्फ्लुएंस करती है जो क्लाइमेट होता है ऑफ द रीजन्स उनका, जहां से वो पास होती है, वहां का जो क्लाइमेट होता है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अब हम बात करें कि वो 8 स्टेट्स कौन सी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है। सो गाइज उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुछ नाम शामिल हैं। Okay, next is who ruled Bengal from 1757 to 1947? So guys, British East India Company ही थी जिसने बंगाल पे रूल करा था 1757 से लेके 1947 तक। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो भी इन्हीं की आर्मी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनसे लड़ा गया था, ठीक है। जो कि बाद में 1757 में जो डी फैक्टो रूलर थे बंगाल के और कुछ और प्रोविंसेस थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंड मराठा, ओके दिस इज समथिंग एल्स। Okay, next is which one of the following Indian state has no international boundary? Again a very important question. India की एक ऐसी स्टेट जिसकी किसी और बाउंड्री इंटरनेशनली अटैच नहीं है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है हमारी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन जिसका हुआ था साल 2000 में फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो छत्तीसगढ़ है वो बॉर्डर हुई है बाय सेवरल अदर इंडियन स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया नॉर्थ की साइड, और उड़ीसा हो गया ईस्ट में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया साउथ में, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गया वेस्ट में। लेकिन इंटरनेशनली उसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। It is entirely surrounded by other Indian state, and it does not share any border with any other country. Okay, next question. A man takes a loan of some amount at some rate of simple interest. After 3 years, the loan amount is doubled and rate of interest is decreased by 2%. After next 5 years, if the total interest paid on the whole is rupees 13,600, which is equal to the same when the first amount was taken for 1/3 years. तो guys जो लोन है वो इनिशियली कितना लिया गया था? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। एंड हाउ इट इज बिन डन वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देख सकते हो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो लोन पे है 3 साल का, वो आपने लगा दिया R%, उसमें फिर ऐड कर दो सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द लोन अमाउंट फॉर नेक्स्ट 5 years एट R-2%, जो कि आपका 13,600 है।
P into R into 3/100 करोगे प्लस 2 into P into R minus 2 into 5/100 करोगे तो you'll get 30 equal to 13,600, जिसको you'll solve तो आपके पास क्या आ जाएगा, P आपका निकाल के आपका आ रहा है P into R यहाँ पर आ गया 1,20,000। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू जो है वो रख देनी है। तो जब आप P की वैल्यू रख रहे हो 13 into 1,20,000 कर रहे हो, माइनस 20 इंटू पी कर रहे हो तो 13,60,000 आ जाएगा। ओके उसके बाद फिर आप 20 इंटू पी कर रहे हो, इक्वल आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो जो पी की वैल्यू है वो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 10,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट है व्हाट आर इंटेलिजेंस थ्योरी एंड देयर डिफरेंट प्रोपाउंडर्स। तो गाइस इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो इनकम्पास करती है बहुत अलग अलग फ्रेमवर्क जो कि एक्सप्लेन करता है इंटेलिजेंस का नेचर और उसका टाइप। अब हम कुछ की थ्योरीज की बात करें तो वो की थ्योरीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें गाइस पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है स्टर्नबर्ग्स का ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है, ये तीन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करती है जिसमें एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल तीनों चीजें आती हैं। फिर आता है गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो सजेस्ट करता है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, लेकिन वो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके एक इंटेलिजेंस बनता है, जो कि हमारा इंटेलिजेंस थ्योरी कहलाता है बाय गार्डनर थ्योरी। अगला है कॉग्निटिव कॉन्टेक्चुअल थ्योरी। तो गाइस कॉग्निटिव कॉन्टेक्चुअल थ्योरीज जो हैं वो एम्फोसाइज करती है द रोल ऑफ कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स जो कि इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चाहिए होते हैं। अगला है ट्रेडिशनल आईक्यू मॉडल्स। तो गाइस ये जो होता है ये फोकस करता है ऑन मेजरिंग इंटेलिजेंस थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसको ऑफन हम एम्फोसाइज करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। तो ये ट्रेडिशनल आईक्यू मॉडल्स में बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी व्यूज। सो गाइस कंटेम्प्रेरी व्यूज में क्या होता है, हम इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ मल्टी फेसेटेड कंस्ट्रक्ट जो कि इंक्लूड करता है इमोशनल, सोशल, सभी तरह का इंटेलिजेंस जो कि अडेप्ट कर सके नए सिचुएशंस को और नए एक्सपीरियंसेस को अडेप्ट कर सके और उनसे सीख सके। सो गाइस ये जो सारी थ्योरीज होती हैं ये हाईलाइट करती हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट इजी, इट इज कॉम्प्लेक्स, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है और उनके जो वेरियस डायमेंशंस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करता है और हाईलाइट करता है। अगला क्वेश्चन गाइस, हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। गाइस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, किस तरह से हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड एक्ट करता है, बिहेव करता है, वो सारी स्टडी होती है साइकोलॉजी के अंदर, जो कि एनकम्पास करता है अलग अलग एस्पेक्ट जैसे कि थॉट्स हो गया, फीलिंग्स हो गया, मोटिव्स हो गया, और इन्वेस्टिगेट करता है दोनों ही तरह के, चाहे वो ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन हो बिहेवियर, जिसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिनोमिना दोनों ही इंक्लूडेड होता है। सो गाइज ये तो हो गया साइकोलॉजी का डेफिनेशन। अगला हम बात करते हैं कि गाइस इस फील्ड में अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया, और ये अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, जो कि हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल इन अ बेटर वे। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली इमर्ज हुआ था एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन द लेट 19th ऑफ सेंचुरी, जो कि इसको फिलॉसफी से अलग करता है। ठीक है गाइस, फिलोसफी और साइकोलॉजी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और 19th सेंचुरी में पहली बार ये चीज लाया गया कि भाई फिलोसफी अलग चीज है, साइकोलॉजी अलग चीज है। साइकोलॉजी मेनली हमारे ब्रेन से चलता है, हमारे माइंड से चलता है, उसी के हिसाब से बिहेवियर होता है। फिलोसफी में काफी सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस से भी होती हैं, ठीक है, जो कि सबकॉन्शियसली हम सोचते हैं। नेक्स्ट गाइज आपको अगेन फिलोसफी आ ही गया, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे। गाइज आपको फिलोसफी का मतलब और कॉन्सेप्ट पूछा गया था, जिसमें फिलोसफी जो है बेसिकली वो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड फिलोसफिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है फंडामेंटल क्वेश्चंस की, जो कि एक्सप्लोर करती है अलग अलग टॉपिक जो कि एग्जिस्टेंस, रीजन, नॉलेज, वैल्यू, माइंड और लैंग्वेज से रिलेटेड है।
जो फिलॉसफी है वो इन्वॉल्व करती है काफी ज्यादा रैशनल थिंकिंग, काफी ज्यादा क्रिटिकल इंक्वायरी, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑन इट्स ओन मेथड्स एंड assumptions. ठीक है, it seeks to understand the nature of reality, moral judgment and the meaning of life. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जिसका मैं चाहूंगी कि आप लोग आंसर करें. So guys, if a person takes a loan of some amount for 2 years with 5% rate and it continued for more 2 years with the interest rate of 10%, and after that 15% का interest और लगा दिया for around 4 more years, आफ्टर ऑल दीज 8 years उसने 18,000 का इंटरेस्ट अमाउंट पे करा है. ठीक है, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स उसने 18,000 का इंटरेस्ट अमाउंट पे करा है. तो गाइज आपको बताना ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो उसने एज अ लोन लिया था वो कितना होगा. गाइज सेम एक ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आगे आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं तो उसकी मदद ले सकते हैं, बट आई रियली वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. तो दोस्तों ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट रेलवे एमआईए एग्जाम जो कि 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट को हुआ है, उससे रिलेटेड सारा डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस. आपको पेपर कैसा लगा, आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कैसा अटेम्प्ट किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब कुछ कमेंट में जरूर से शेयर करें. वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स के लिए, एग्जाम एनालिसिस के लिए. और आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से देखना, जरूर से अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल.